एक समय की बात है। चमनपुर गांव में सुमन नाम की एक औरत अपनी 14 साल की बेटी के साथ रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। सुमन लोगों के घर में काम काज करके अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन वो काम करके घर की ओर लौट रही थी। तभी आज तो बहुत देर हो गई है, चांद भी निकल आया है। मेरी बेटी डर रही होगी। जमींदार के घर काम ही इतना है, करते करते रात हो जाती है। पैसे तो देते हैं वो लोग, लेकिन काम करने के बदले में सारा खून ही निचोड़ लेते हैं। जैसे मैं शरीर से इंसान न होकर बैल हूँ। क्या समझ लिया है इस जमींदार ने मुझे? जमींदार मुझे बैल समझता है क्या? सुमन बड़बड़ाते हुए घर की ओर बढ़ने लगी। घर आकर उसने आवाज दी, चंदा, ओ चंदा, कहाँ है मेरी बेटी? मैं जानती हूँ तुझे अंधेरे में अकेले रहने से बहुत ज्यादा डर लगता है गुड़िया, परंतु निकलते निकलते आज फिर से देर हो गई गुड़िया रानी। कहाँ हो तुम? चंदा डरी सहमी सी घर के एक कोने में बैठी हुई थी। माँ को देखते ही अपनी मासूम आवाज में वह अपनी माँ से बोली, माँ, कहाँ रह जाती हो रोज रोज? पता है ना मुझे कितना डर लगता है, और पता है रात हो गई है, इसलिए मुझे भूख भी बहुत लग रही है। 14 साल की हो गई हूँ मैं, परंतु अभी भी मुझे ना चूल्हा जलाना नहीं सिखाया आपने। अगर आपने मुझे चूल्हा जलाना सिखाया होता तो तब तक, जब तक आप काम करके वापस आती, मैं आपके लिए खाना बना लिया करती। आपका और मेरा दोनों का काम हो गया होता और मैं दोनों के लिए खाना बना लेती। मेरी फूल सी बच्ची, कुछ साल और है तेरे पास। खा ले माँ का हाथ का खाना, उसके बाद तरस जाएगी मेरे हाथ का खाना खाने के लिए भी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? माँ, कुछ हुआ है क्या? सुमन कुछ देर चुप रही और फिर बोली, नहीं मेरी गुड़िया रानी, कुछ नहीं हुआ। जल्दी से आजा, गरम गरम खाना बनाती हूँ तेरे लिए। सुमन ने चंदा को तो कह दिया था कि वो ठीक है, परंतु एक उलझन सी उसके मन में चल रही थी। सुमन और चंदा खाना खाकर सो गई। अगले दिन सुमन उठकर फिर से काम करने चली गई। चंदा ने एक बंदर पाल रखा था और सारा समय वो बंदर के साथ ही बिताया करती थी। बंदर का नाम गोलू था। सुमन को परेशान देखकर चंदा गोलू के पास आई और उससे बोली, गोलू, कल माँ परेशान लग रही थी। मैंने पूछा, परंतु माँ ने कुछ नहीं बताया। माँ दिन भर काम करती है, हम दोनों के लिए इतनी मेहनत करती है, काम को लेके परेशान होगी। मालिक ने पैसे नहीं दिए होंगे समय से, और क्या। मेरा कितना मन करता है माँ की मदद करने के लिए, परंतु मैं कुछ कर ही नहीं पाती। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी सुमन आ गई। माँ, क्या हुआ आपको? आज आप इतना जल्दी कैसे आ गई? कल रात को तो इतनी देर से आई थी। कुछ नहीं बेटा, बस तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो बस घर वापस आ गई। वो घर के अंदर जाने लगी, तभी वहां जमींदार कुछ लोगों के साथ आया। सुमन, तूने वो सोने का हार जहाँ भी छुपाया है ना, जल्दी से निकाल कर लेके आ। मेरी पत्नी का हार था वो। सेठ जी, सेठ जी, कोई हार नहीं है। सेठ जी, मैं आपसे सच बोल रही हूँ, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। सेठ जी, मेरे पास में कोई हार नहीं है। सेठ जी, हम गरीब जरूर है, परंतु हम चोर नहीं है। मेरा यकीन कीजिए सेठ जी, मैं सच बोल रही हूँ। शक्ल से भोले और गरीब लाचार दिखने वाले आदमी सबसे ज्यादा चोरी करते हैं आजकल। आखिर तू ही उस घर में काम करती है ना, फिर घर का कोई आदमी हार नहीं चुरा सकता। वो हार तेरे ही पास है। चल चल, जल्दी निकाल कर दे दे।
मैं अपनी बेटी की सौगंध खाकर कहती हूँ, मेरे पास सेठ जी की पत्नी का हार नहीं है, मुझ पर विश्वास कीजिए। औलाद की कसम तो झूठे लोग ही खाते हैं। जमींदार तुझे भले इंसान मिले हैं जो अब तक शांति से खड़े हैं, और कोई होता ना अब तक तुझे और तेरी बेटी के साथ दफना चुका होता। ऐसा कर, शांति से जल्दी से हार लेकर आ जा। चंदा और गोलू एक जगह खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे। गांव के आदमी सुमन पर टूट पड़े और सुमन कुछ भी नहीं कर पा रही थी। चंदा आगे बढ़ी और अपनी माँ के सामने आते हुए बोली, बस कीजिए आप लोग, मेरी माँ ने कहा ना कि उन्होंने चोरी नहीं की तो नहीं की। अगर आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा तो हमारे घर की तलाशी ले लीजिए, तो फिर इससे आपको संतुष्टि हो जाएगी। लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, जल्दी से घर की तलाशी लो। सारे लोग सुमन के घर की तलाशी लेने लगे, परंतु उनको सुमन के घर से कुछ भी नहीं मिला। इसके घर में तो वो हार नहीं है। जमींदार जी, कोई चोरी करने के बाद भला चोरी की चीज घर में छुपाता है क्या? जरूर इसने कहीं और छुपाया होगा। 2 लठ मारो इसके सर पे, अभी के अभी सब उगल देगी। मेरी माँ को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर आप लोगों ने मेरी माँ पे हाथ उठाया तो मजबूरन मुझे राजमहल जाना होगा। अभी चंदा ने इतना कहा ही था कि एक आदमी ने डंडा सुमन के सिर पे मार दिया, जिससे सुमन जमीन पर गिर गई। सुमन के गिरते ही चंदा को जैसे समझ ही नहीं आया कि ये सब अचानक से क्या हो गया है। वो अपनी माँ के पास बैठ गई। सुमन के सर से खून बहने लगा। माँ, माँ आपको कुछ नहीं होगा। माँ आपको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं ना माँ मैं अभी हकीम जी को बुलाकर लेकर आती हूँ। सुमन की चोट लगते ही गांव के सारे लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे। गोलू, तू यहीं रहकर माँ का ध्यान रख। मैं अभी हकीम जी को बुलाकर लाती हूँ। गोलू, तुम यहीं पर बैठे रहना। मैं आती हूँ। ध्यान से जाना, वो लोग गुस्से से भरे हुए हैं, तुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। माँ को बचाते हुए मेरी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। बस मैं अभी आती हूँ। चंदा वैद्य के घर जाकर वहची से बोलती है, हकीम जी, मेरी माँ के सर पे चोट लग गई है। आप जल्दी से मेरे साथ चलिए हकीम जी। मेरी माँ के सर से बहुत खून बह रहा है, आप चलिए मेरे साथ। उनको देखते ही वैद्य जी गुस्से में बोले, हम चोरों के घर में नहीं जाते, मर जाने दे उस चोरनी को, उसकी सजा भी यही है। इस गांव में पहली बार कोई चोरी हुई है, और वो भी एक ऐसी औरत ने की जो बहुत ही नेक दिल मानी जाती थी। अफसोस है मुझे, क्या समझा था सुमन को और वो क्या निकली। हकीम जी, आप ऐसी बात मत कहिए। मेरी माँ ने कोई चोरी नहीं की। अगर हमारे पास सोने का हार होता तो क्या मेरी माँ दिन भर दूसरों के घर में काम करती? आप खुद ही सोचिए वैद्य जी। बचा कर रखा होगा बाद के लिए। मानना पड़ेगा सुमन के पास दिमाग बहुत है। अब तू अपना समय बर्बाद मत कर, मैं तेरे साथ नहीं जाने वाला। मैं एक चोर की मदद नहीं कर सकता, ये इस गांव के नियमों के खिलाफ है। जिसने इस गांव का बुरा किया उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। चंदा ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वैद्य उनके साथ नहीं आए। गांव में कोई और वैद्य भी नहीं था। चंदा थके हुए कदमों से घर की ओर लौट गई। जब वो घर आई तो सुमन तब तक मूर्छित हो चुकी थी। माँ ही होती है जो अपनी संतान के लिए सब कुछ करती है। मैं हार गई माँ, मैं हार गई। मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाई माँ, एक वैद्य तक को भी नहीं मना पाई माँ, मैं हार गई। सुमन ये चोट तो सह लेती है, परंतु वो लोगों की जिल्लत नहीं सह पाई और अगले दिन उसने दम तोड़ दिया।
सुमन के दम तोड़ते ही चंदा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। माँ, माँ उठो ना माँ, उठो ना माँ, देखो माँ, मुझे ऐसे मत डराओ माँ, मैं अकेली आपके बिना नहीं रह पाऊंगी माँ। माँ उठो, उठो माँ, माँ। चंदा, माँ जा चुकी है, तुम्हें हिम्मत करनी होगी, माँ का अंतिम संस्कार भी करना है। सुमन 14 साल की मायूस बच्ची को अकेले में छोड़कर जा चुकी थी। ये बात चंदा सह नहीं पाई। जैसे तैसे करके सुमन का अंतिम संस्कार तो हो गया, परंतु चंदा के दिल में जैसे एक नफरत का बीज उग गया था। एक शाम वो चुपचाप बैठी हुई थी, तभी जमींदार उसके घर आया। सुन लड़की, तेरी माँ ने जो मेरे घर से हार चुराया था, अब वो तो मर गई, उससे तो मैं ले नहीं पाऊंगा, परंतु हार की कीमत अब तू ही चुकाएगी। कल से काम पर आ जाना, और जब तक हार की कीमत अदा नहीं होती तू मेरे घर में सारा काम करेगी। काका, मुझे घर का काम करना नहीं आता। ऐसा है लड़की, हम तो अच्छे अच्छों को काम सिखा देते हैं, तू कल घर आ जा, तुझे भी सिखा देंगे। 8 बैल हैं, उनका सारा काम तुझे ही करना है। 8 बैल? ये तो छोटी सी लड़की है, 8 बैलों का काम ये अकेले कैसे करेगी? अब माँ बाप का कर्जा तो बच्चों को ही चुकाना पड़ता है, ये तो तेरी माँ को मरने से पहले सोचना चाहिए था। तू अकेली अनाथ इस दुनिया में क्या करेगी, वो भी तब जब तेरी माँ चोरी करके मरी हो। आए दिन लोगों के ताने सुन सुनकर चंदा ने जैसे अब जवाब देना ही बंद कर दिया था। उसने जमींदार से भी कुछ नहीं कहा और हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन से वो जमींदार के घर पर काम करने लगी। उसके लिए ये सब आसान नहीं था। वो जमींदार के घर में काम करती, उससे उसको कुछ बचा हुआ खाना मिल जाया करता था, जिसको वो घर पर ले आती थी। एक दिन चंदा काम से आने के बाद चुपचाप अपने घर पर बैठी हुई थी, तभी गोलू उसके पास में आया। क्या सोच रही है चंदा? गोलू, किसने चुराया होगा वो हार जिसके कारण माँ को ये दुनिया छोड़नी पड़ी? हो सकता है हार चोरी ही ना हुआ हो। हार चोरी हुआ या नहीं, मुझे सच का पता लगाना है और असली चोर को ढूंढना है गोलू। इन सब में तेरी जान को भी खतरा हो सकता है। माँ चली गई, अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है गोलू। ठीक है चंदा, तुझे जो भी करना है तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, परंतु तू ये सब करेगी कैसे? अब घर घर जाकर तो नहीं पूछ सकते ना कि हार किसने चुराया है। क्या कोई ऐसा है जो सच बता सके? अरे हाँ, पिंडवी के मंदिर में एक साधु बाबा रहते हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं। दोनों पिंडी के मंदिर की ओर चल देते हैं। चलते चलते वो मंदिर पहुंच जाते हैं। साधु बाबा गोलू और चंदा से पूछते हैं, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? साधु बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद की जरूरत है तुम लोगों को? चंदा सारी बातें साधु बाबा को बता देती है। ये सब बातें जानकर मेरे भी वश में नहीं है, परंतु मैं तुमको एक राह दिखा सकता हूँ जिससे तुम असली चोर तक पहुंच सकती हो। मैं तुमको एक कीमती पत्थर देता हूँ, रात को चांद की रोशनी में उस पत्थर को तुम गांव के एक एक घर की चौखट पर रख देना। अगली सुबह जाकर देखना, यदि वो पत्थर सफेद ही रहा तो उस घर में उस हार का चोर नहीं है। यदि उसका रंग गांव के घर की जिस चौखट से भी काला हो गया हो तो उसी घर में वो चोर है। चंदा ने साधु बाबा से वो पत्थर लिया और घर की ओर चल दी। साधु बाबा ने जैसा बताया था उसने ऐसा ही किया। हर दिन एक घर के बाहर उस पत्थर को रखती और घर लौट आती। सुबह सबके जागने से पहले
वो उन पत्थरों को उठा लाती। कई दिन बीत गए परंतु अभी तक पत्थर काला नहीं हुआ। परंतु चंदा ने हार नहीं मानी। वो रोज इसी उम्मीद में रहती कि कोई तो ऐसा घर होगा जिसके सामने रख के पत्थर काला होगा। एक दिन चंदा सुबह उठकर जैसे ही पत्थर लेने गई, उसने देखा वहां पर पत्थर नहीं था। ये पत्थर कहाँ गया होगा? कल रात को तो इसी घर में रखा था मैंने। चंदा ने वो पत्थर सब जगह ढूंढ लिया परंतु वो पत्थर उसे कहीं नहीं मिला। वो मायूस होकर घर लौट आई। कुछ हुआ है क्या? उदास बैठी हो फिर से? गोलू, माँ के कातिल को ढूंढने की भी आखिरी उम्मीद खो गई है। अगर वो पत्थर खो गया तो सारी जिंदगी तू जमींदार के 8 बैलों का काम करती रहेगी। गोलू, मैंने कभी काम किया ही नहीं और मेरे पेट में इतना खाना भी नहीं जाता कि मैं अच्छे से काम कर पाऊँ। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे बहुत जल्दी मैं भी माँ के पास चली जाऊंगी। मुझसे जमींदार का इतना काम नहीं होता गोलू। तू सारी जिंदगी ऐसे जमींदार का काम नहीं कर सकती। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तुम ठीक कह रहे हो, हमें मिलकर उस पत्थर को ढूंढना होगा। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर से ढोल की आवाज आती है। ये तो मनाती है, चलो चलकर देखते हैं। सुनो सुनो सुनो, राजकुमार रावत को एक गंभीर बीमारी हो गई है। कोई भी वैद्य और हकीम उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। जो कोई भी राजकुमार का इलाज करेगा उसको मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। कल रात को किसी ने महल में आकर एक कीमती पत्थर दिया है। वो पत्थर जादुई है। उस पत्थर की तरह सोराब जंगल में एक सिनोई का नीला फूल है। यदि कोई उस नीले फूल को लाकर महल में दे तो राजकुमार ठीक हो सकते हैं। बदले में महल का आधा हिस्सा ले सकते हैं। सुनो सुनो सुनो। ये तो मेरे जादुई पत्थर की बात कर रहे हैं। मेरा पत्थर महल में किसने पहुंचा दिया और ये कौन से नीले फूल की बात कर रहे हैं? हमारा जादुई पत्थर महल पहुंच चुका है, वापस नहीं आ सकता। हो सकता है वो फूल भी साधु बाबा के पास ही हो। हम साधु बाबा से वो फूल भी लाकर राजा को दे देंगे। राजकुमार ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हम राजा से वो पत्थर वापस ले लेंगे। तुम ठीक कह रहे हो, हमें सबसे पहले साधु बाबा से वो नीला फूल लेना होगा। दोनों साधु बाबा से मिलने निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो साधु बाबा के सामने खड़े थे। क्या तुमको वो चोर मिला? बाबा, वो जादुई पत्थर चोरी हो गया है। चंदा ने सारी बात साधु बाबा को बता दी। वो सिनोई का फूल तो शिरान के जंगल में मिलेगा। वो फूल लाना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। मैं कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूँ। उस जिंदगी से तो वैसे भी मैं थक चुकी हूँ। आप बस मुझे वहां जाने का मार्ग दिखा दीजिए साधु बाबा। साधु बाबा ने चंदा को वहां का रास्ता बताया। गोलू और चंदा दोनों ही शिरान के जंगल की ओर चल दिए। कुछ दूर जाकर उनको शिरान का जंगल मिला। उस जंगल में बिल्कुल अंधेरा था। वो लोग उस जंगल के अंदर चले गए। इतना खतरनाक जंगल, हमें वापस चलना चाहिए। अब तो मैं वो फूल लेकर ही जाऊंगी गोलू। कुछ दूरी पे ही उनको एक तालाब दिखाई दिया। वो दोनों तालाब के पास चले गए। उन्होंने जैसे ही पानी में परछाई देखनी चाही, अचानक ही एक डरावनी चुड़ैल उस तालाब के अंदर से प्रकट हुई। तुमने इस जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं बहुत प्यासी हूँ। अब तुम्हारा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। देखो,
मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ राजकुमार के लिए फूल लेने आई हूँ। राजकुमार बहुत बीमार है और मुझे अपनी माँ के बेगुनाह होने का सबूत भी देना है। गांव वालों को तुम्हें पता है। तुम मुझे वो फूल दे दो, उसके बदले तुम जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। ठीक है, एक बार मेरा हाथ पकड़ और उसको अपनी आंखों से लगा। अगर तूने बिना डरे ऐसा किया तो मैं तुझे वो फूल दे दूंगी। चंदा, उसके पास मत जाना, ये कितनी डरावनी है। तू उसका हाथ पकड़ के अपनी आंखों से कैसे लगा सकती है? मुझे तो इससे बहुत डर लग रहा है। चंदा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुड़ैल का हाथ बिना डरे पकड़ लिया। चंदा ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, वो चुड़ैल एक सुंदर परी में बदल गई। ये कैसे हो गया? ये चुड़ैल परी कैसे बन गई? मैं सालों से एक श्राप में थी, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। मैं कई सालों से इस जंगल में किसी के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु यहाँ कोई नहीं आया। मैं परी लोक की मालकिन हूँ। इस धरती पे किसी मकसद से आई थी और यहाँ आकर फंस गई। अब जो भी तुमको चाहिए वो मैं तुमको दे सकती हूँ। तुमने मेरी बहुत मदद की है। सालों से इस जंगल में किसी के आने की मैं प्रतीक्षा कर रही थी। हमें बस वो सुनोई का फूल दे दीजिए। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और अगले ही पल उसके हाथ में से सुनोई का नीला फूल निकला। तुम्हें इस फूल की बहुत अच्छे से रक्षा करनी होगी। ये फूल धरती पर नहीं उगता। यदि ये फूल खो गया तो दोबारा तुम इसे हासिल नहीं कर पाओगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चंदा वो फूल लेकर महल की ओर चल दी। महल आकर उसने राजा को वो फूल दिया तो राजा हैरान हो गए। तुम इतनी छोटी सी होकर इस फूल को कैसे हासिल कर सकती हो? महाराज, पीड़ा जब मन में हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आप जल्दी से वो पत्थर और वो फूल राजकुमार के पास ले जाइए। राजा उस फूल को लेकर राजकुमार के कक्ष में गए। राजकुमार बेहोश पड़े थे। राजा ने पत्थर पे सूरज की रोशनी डाली और उसकी रोशनी फूल पे, और उस फूल को जैसे ही राजकुमार के शरीर ने छुआ, राजकुमार बिल्कुल ठीक हो गया। पिताजी, मैं ठीक हो गया। ये तो चमत्कार हो गया पिताजी। मेरा पुत्र ठीक हो गया। परंतु ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। राजा ने जैसे ही चंदा की तरफ देखा तो वो चौंक गए। गोलू और चंदा बुरी तरह से रो रहे थे। क्या हुआ तुम दोनों को? रो क्यों रहे हो? राजकुमार ठीक हो गए हैं, ये तो खुशी की बात है ना? महाराज, जिस पत्थर की रोशनी से राजकुमार ठीक हुए हैं, वो पत्थर अब नष्ट हो चुका है। उसका उपयोग एक ही बार कर सकते थे। ये बात हमें पता ही नहीं थी। वो पत्थर नष्ट हो गया, इसमें रोने की क्या बात है? महाराज, वो पत्थर मेरा था। वो मुझे साधु बाबा ने दिया था। उस पत्थर से ही मैं अपनी आजादी और अपनी माँ के कातिल को ढूंढ सकती थी। अब मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लोग खुलकर बताओ, क्या बात है? चंदा ने सारी बात राजा को बता दी। राजा सारी बात सुनकर बहुत दुखी हो गए। हमारे राज्य में छोटी सी लड़की इतना सब सह रही थी और हमको पता तक नहीं लगा। तुमने हमारे बेटे को ठीक किया है। हमारा भी फर्ज बनता है तुम्हारी मदद करने का। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी, हम जल्द ही उस चोर को पकड़ लेंगे जिसने वो हार चुराया था और जिसने तुम्हारी माँ की हत्या की। उसको भी हम सारी जिंदगी के लिए कारावास में डलवा देंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। ये एक राजा का वादा है। अगले दिन राजा ने सारे गांव वालों को सभा में बुलाया। जब सभी लोग सभा में आ गए तो सैनिक एक आदमी को पकड़कर वहां पर लाए। उसके साथ एक औरत भी थी। महाराज, इसी आदमी ने चंदा की माँ की हत्या की थी।
और इस औरत के घर से जमींदार की पत्नी का हार मिला है। अब तुम दोनों ही सारा सच गांव वालों को बताओ। जिस छोटी सी लड़की को इतनी मेहनत करनी पड़ी, तुम दोनों की वजह से अनाथ होना पड़ा। अब अपने मुंह से सब सच सच बताओ। महाराज, मैं और सुमन जमींदार के घर में काम करते थे। हार मैंने चुराया था और सुमन के ऊपर मैंने नाम लगा दिया था। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। हमें जैसे ही पता लगा जमींदार के घर चोरी हुई है, हमने बस कुछ नहीं देखा, सुमन के सर पर डंडा मार दिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हम गुस्से में पागल हो गए थे। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। सारे गांव वालों ने शर्म से सर झुका लिया और चंदा की आंखों में आंसू आ गए और राजा ने उस औरत और आदमी को कारावास में डाल दिया। जमींदार को भी अपनी गलती का एहसास हो गया।